नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज में मैं अभी आपके लिए एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 लेकर के आया हूं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आती हैं दोस्तों। इस प्रमुख परिमंडल में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो दोस्तों द्वीप है यानी कि महाद्वीप और महासागर, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। और जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ आपको दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को दोस्तों। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, जहां पे जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो तथ्य चाहिए वो मौजूद है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है जीवन जीने के लिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जीवन जीने के लिए भूमि है, जल है, हवा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपस में मिलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपस में दोस्तों। तो आगे देखते हैं वो 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भूमंडल कहा जाता है। तो भूमंडल का आकार कैसा है दोस्तों? ये ठोस भाग है। जैसा भी यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं दोस्तों, तो आप देखते होंगे पृथ्वी पर आप रहते हो, पृथ्वी के परपटी पर मिट्टी पे आप रहते हो, मिट्टी पर आपको मिट्टी, बालू, पत्थर, पर्वत, पठार आदि सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। वो सारी चीज़ें कठोर स्थितियों में आपको, कठोर स्थिति में आपको देखने को मिलती है और कठोर है दोस्तों। तो इसलिए उसे ठोस भाग कहा जाता है। और वो ठोस भाग दोस्तों जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतों जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है दोस्तों, गैस की एक परत है। गैस की परत से दोस्तों पृथ्वी चारों तरफ से घिरी हुई है। वो गैस की परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है दोस्तों, उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल के बारे में भी आप जानते होंगे। वायुमंडल जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो वायुमंडल जो होता है, जो पृथ्वी के ऊपर लगभग 4 से 5 परतों में फैला हुआ है दोस्तों, जैसे चादर फैली हुई है, उसी तरीके से पृथ्वी को चारों तरफ से अपने आकार में, अपने वायु में ये जो है लपेटे हुए है पृथ्वी को, ये चारों तरफ से पृथ्वी को बांध कर रखा है दोस्तों। तो इस गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पर आपको वायुमंडल के रूप में ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, नाइट्रोजन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ये 3 गैसें तो महत्वपूर्ण पाई ही जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ और गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी पर जल भी पाया जाता है, जल पाया जाता है पृथ्वी पर, और इसे जल पाए जाने की वजह से इसे हम जलमंडल भी कहते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हो, अब तक हमने 3 चीज़ें पढ़ लिया दोस्तों। भूमंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया और जलमंडल पढ़ लिया दोस्तों। तो ये जल पाए जाने की वजह से जलमंडल भी कहा जाता है पृथ्वी को। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ के रूप में जल देखने को मिल जाता है आपको दोस्तों। जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है, यानी कि जो जल है और जो भाप बन करके जो अवस्थाएं बनती है, भाप बन करके जो ऊपर उड़ जाता है, वो भी अवस्थाएं मौजूद हैं। तो जलीय अवस्था में भी मौजूद है। तो आपने देखा दोस्तों, इसमें पृथ्वी की 3 अवस्था, 3 रूप मिले अभी। तो आगे देखते हैं दोस्तों,
जीवमंडल जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। तो अभी हमने भूमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को पढ़ा, लेकिन जीवमंडल अभी नहीं मिला, जिसे हम जैवमंडल भी कहते हैं दोस्तों। तो जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है अगर सीमित क्षेत्र है तो ये बहुत कम क्षेत्रफल में पाया जाता होगा, इसका फैलाव बहुत कम होगा दोस्तों। ये जीवमंडल कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पर स्थल हो और जल एवं हवा तीनों हो दोस्तों। देखो, स्थल यानी कि स्थल मंडल, जल यानी कि जलमंडल, हवा यानी कि वायुमंडल, ये तीनों जहाँ हों एक साथ मिलते हैं। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें दोस्तों एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल। ठीक दोस्तों, तो जहाँ तीनों मंडल मिलेंगे, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, यानी कि स्थल, हवा और जल तीनों का मिलन जहाँ होगा, जिस जिस सीमित क्षेत्र पे ये तीनों चीज़ें होंगे और वहाँ पर जीव पाए जाएंगे, तो वो जीवमंडल हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं आगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग में पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या पाया जा रहा है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। किस में पाए जा रहे हैं दोस्तों? भूमंडल में, क्योंकि ये ठोस रूप में पाया जाता है। ये पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है, और ये चट्टानों, मिट्टी आदि से बनी होती है, जिसे भूमंडल कहा जाता है। और इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसे हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा रहा है। बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप, देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है कि जो पृथ्वी का बड़े स्थलीय भाग है दोस्तों, स्थलीय भूभाग हैं, उनको महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं, जो जलाशय होते हैं दोस्तों, उन्हें महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आप देखो, यहाँ पे भूमंडल पे दोस्तों दो तरीके निकल के आए, दो रूप में इसे बांटा जा रहा है। एक महाद्वीप, जहाँ आपको दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप देख पाएंगे, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पृथ्वी नज़र आएगी। यानी कि वहाँ पे आपको या तो पर्वत, पठार, चट्टान, रेगिस्तान आदि वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। वहाँ पे आपको जल की मात्रा कम दिखाई देगी, यानी कि जल बहुत ही कम दिखेगा आपको। स्थल ये आपको चारों तरफ दिखेगा दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। एक तो ये हो गया, और दूसरा दोस्तों, महासागरीय बेसिन वो स्थान है, जैसे आप जानते हैं महासागर, जब आप किसी समुद्र के किनारे जाते हैं तो आप लगातार देखो, जहाँ तक आप देखते हैं वहाँ तक आपको सिर्फ जल ही जल नज़र आता है। तो दोस्तों उसे महासागर कहते हैं। तो भूमंडल पर दोस्तों दो स्थिति देखने को मिलती है, एक महाद्वीप जिसे स्थल कहते हैं, और दूसरा महासागर जो जल होता है दोस्तों, ये जो जल महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो दोस्तों, विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपने सुना होगा महासागर, 5 महासागर हैं दोस्तों, 5 महासागर, उसके बाद सागर, बहुत से सागर है, लगभग 70 से भी ज़्यादा सागरों की संख्या है। लेकिन सभी सागर और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि अलग हैं। इसलिए किसी भी स्थल की ऊंचाई जब मापी जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, यानी कि जैसे समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई। तो दोस्तों इसलिए समुद्र तल से लिखा जाता है क्योंकि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से समुद्रों का पानी का स्तर जो है दोस्तों बराबर हर जगह पे पूरे विश्व में एक समान है। इसलिए समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दोस्तों, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं दोस्तों?
ये भी यहाँ पे कहा गया है कि जब महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप देखो क्या स्थल भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र का तल यानी स्तर जो होता है हर जगह पर प्रत्येक स्थान पर समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण होता है जो स्थल की ऊंचाई होती है दोस्तों। किसी जैसे आप सफ़र करते होंगे जब ट्रेनों पे, तो आप देखो स्टेशनों पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से 500 की ऊंचाई स्तर पर। तो ये हमारा स्थल जो होता है वो समुद्र के स्तर से मापा जाता है। तो इस तरीके से स्थल की ऊंचाई जो है समुद्र तल के से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है, शून्य माना जाता है। तो शून्य किसी माना जाता है दोस्तों, शून्य जो है समुद्र तल के स्तर को शून्य मान करके स्थल की ऊंचाई मापी जाती है। इस तरीके से दोस्तों स्थल की ऊंचाई निकलती है। तो देखा आपने दोस्तों कि समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी स्थानों के स्थल की ऊंचाई जो है समुद्र के स्तर से निकाला जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं जो महासागर है, महाद्वीप है और उसमें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो होंगी मैप के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों इस इमेज को देखो और इमेज के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एशिया महाद्वीप है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं इस इमेज से या इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखो, इसमें महाद्वीप और महासागर। जैसा कि अभी आपने थ्योरी में पढ़ा कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, जो स्थल है उसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, स्थल मंडल को। एक पृथ्वी यानी कि स्थल जहाँ पे महाद्वीप हैं, दूसरा दोस्तों महासागर। तो इन दो रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। तो सबसे पहले 7 महाद्वीपों को देखो आप। एशिया महाद्वीप, देखो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों आता है अफ्रीका महाद्वीप जो दूसरे नंबर पे है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप ये आप देख रहे हो। अफ्रीका महाद्वीप के बाद आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखो दोस्तों, ये कुछ इसका क्षेत्रफल इधर है। फिर उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे आता है दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। तो ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है यूरोप जो एशिया के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है दोस्तों। यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हो गए दोस्तों। अब महासागर की बात करें, जो स्थल मंडल का भाग महासागर भी है। तो महासागर आप देखो 5 महासागर कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों आपको इधर बाएं तरफ भी देखने को मिलेगा और दाहिनी तरफ भी, दोनों तरफ प्रशांत महासागर है। फिर बीच में दोस्तों यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर जो एस आकार को आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे दोस्तों एस आकार का अटलांटिक महासागर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा महासागर है, वो हिंद महासागर है दोस्तों, जो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। हिंद महासागर के बाद दोस्तों आता है आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के आसपास देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक सॉरी दोस्तों, दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी महासागर। तो इस तरीके से, इस प्रकार से दोस्तों 5 प्रमुख महासागर हैं। ठीक दोस्तों, अब आप इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों कुछ प्रमुख पर्वत और पठार भी इसमें है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। ये हिमालय पर्वत है दोस्तों। इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। और उसके बगल में जो है तिब्बत का पठार है। यहाँ पे दोस्तों यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पे आल्पस पर्वत है, यहाँ एटलस पर्वत है दोस्तों, और नीचे डेक्कन वर्ग पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, और यहाँ पे एंडीज पर्वत
एंडीज पर्वत जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है दोस्तों, तो एंडीज पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में देख रहे हो दोस्तों, पश्चिमी घाट पर पाया जा रहा है या पश्चिमी तट पर पाया जा रहा है एंडीज पर्वत जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पर्वत आपने देखा भी दोस्तों। तो इस इमेज में आपने महाद्वीप, महासागर और पर्वत के बारे में आपने देखा दोस्तों। इसमें आप एक दो चीज़ और देख लो दोस्तों, जैसे यहाँ पे अमेजन नदी जा रही है, तो ये दक्षिण अमेरिका में दोस्तों अमेजन नदी निकलती है। और यहाँ अफ्रीका में दोस्तों नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दोस्तों। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में, थ्योरी पार्ट में चल के पढ़ते हैं और वहाँ से भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। तो देखो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट दोस्तों, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। तो देखो दोस्तों, बहुत है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंचा भाग दोस्तों माउंट एवरेस्ट। और अगर महासागर की बात करें तो यहाँ पे प्रशांत महासागर में एक मेरियाना गर्त है दोस्तों, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है दोस्तों। देखो, ये उतना ही ऊंचा है दोस्तों और ये इतना ही नीचे है, तो दोनों में देखो कितना डिफरेंट है दोस्तों। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो जो जितना माउंट एवरेस्ट ऊपर है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा गहराई मेरियाना गर्त की है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना अंतर देखने को मिल रहा है। अब हम दोस्त यहाँ पे देखते हैं महाद्वीप के बारे में देखेंगे दोस्तों। महाद्वीप, जैसा कि भी आपने देखा, स्थल मंडल हम पढ़ रहे थे। स्थल मंडल मैं आपको बता रहा हूँ। स्थल मंडल में महाद्वीप और महासागर है। तो स्थल मंडल में दोस्तों सबसे पहले महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर महाद्वीप पर आऊँगा दोस्तों, महाद्वीप के बारे में बताऊँगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं आपको, पढ़ के इसको सुनाता हूँ। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो देखो दोस्तों, जो भारत से गए थे, भारत से जाने वाले कौन से थे दोस्तों? तेनजिंग, भारत से जाने वाले तेनजिंग हैं। और न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी हैं, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सबसे पहले अपने पांव रखे थे। उसके बाद फिर जापान की जुंको ताइबे विश्व की पहली महिला थी, जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। उसके बाद बिशेंद्री पाल भारत की पहली महिला, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था दोस्तों। तो इस तरीके से कई लोग हैं। ऊपर देखा सबसे पहले कौन गया था दोस्तों, नीचे पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे महाद्वीप के बारे में दोस्तों। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इसको दोस्तों मैं अभी इमेज के माध्यम से आपको बताया कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखाया किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और इनकी स्थिति क्या है। तो ये विस्तृत जल राशि यानी कि एक बड़े जल के फैलाव से ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये महाद्वीप इस तरीके से हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपने एशिया देखा था, एशिया है। एशिया के बिल्कुल बगल में आपने देखा दोस्तों यूरोप, और यूरोप के ठीक नीचे आपने देखा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप उसके बाद दोस्तों पूर्वी भाग में देखा आपने उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे आपको दक्षिणी अमेरिका देखने को मिला था। और उसके बाद सबसे पूर्व में दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया तथा एक अंटार्कटिका, सॉरी दोस्तों मैं अंटार्कटिका जो था उसमें मैप में मैं नहीं बताया था, अंटार्कटिका बताना भूल गया था आपको। तो ये एक अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव के पास आपको देखने को मिलेगा।
ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थल भाग का जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये स्थल भाग ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी मैं आपको इमेज में दिखाया था, एक बार फिर से आप इमेज को देखो और समझो कि वहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप था वो छूट गया था, उसको देखो आप, जो दक्षिणी ध्रुव के पास है, और किस तरीके से इसका एक बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि महाद्वीप जो भी हैं वो सबसे ज़्यादा उनका विस्तार उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आगे देखते हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल दोस्तों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो आपने इमेज में देखा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप इमेज में भी दिख रहा था आपको। तो इस तरीके से एशिया पहले नंबर पर आता है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। इसका फैलाव जो है पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग के 1/3 क्षेत्रफल पर सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण होता है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अगर हम पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटें, उत्तर और दक्षिण, उसके बाद पूरब और पश्चिम करें, तो ये एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में आता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ये भी आपने देखा कि कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। जो एशिया महाद्वीप के अधिक देशों से ये गुजर रही है कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत वही पर्वत है दोस्तों जो यूरोप और एशिया को विभाजित करता है, जो सीमा रेखा का निर्माण करता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। बिल्कुल, यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। जहाँ पर दोनों के भाग मिलते हैं उसको यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया मिलकर के यूरेशिया का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ये पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जलरात एक बड़े जल के बड़े क्षेत्रफल से ये अलग हो रहे हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? और एक उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा महाद्वीप है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा से अधिक भाग स्थित है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अभी तक की जानकारी जो पढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब देखते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। बिल्कुल दोस्तों, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। इसको आपने इमेज में भी देखा। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये एशिया के किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है यूरोप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त बनता है दोस्तों, जो सबसे ऊपरी, अगर आप ग्लोब में देखेंगे, जो ऊपर आर्कटिक वृत्त बनता है वो वृत्त यूरोप से होकर के ही गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक ऐसा महत्वपूर्ण महाद्वीप जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप जो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ से दोस्तों जो विषुवत रेखा है या आप कह सकते हो 0 अक्षांश रेखा है, ये रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्रफल अधिक से अधिक भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यहाँ से
ठीक दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से ही ये तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा उत्तरी भाग से गुजरती है, और मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। सहारा का रेगिस्तान दोस्तों, सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ये भी स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप कितना महत्वपूर्ण है देखो दोस्तों, यहाँ से पहले तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, उसके बाद यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो यह महाद्वीप दोस्तों चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से गुजरती है, कहाँ बहती है दोस्तों, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है विश्व की सबसे लंबी नील नदी। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, पता लगाइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है, यानी किस किस देशों से गुजरती है। अब देखते हैं आगे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो रहा है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सकरे जल से जुड़े हुए, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, जहाँ दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलते हैं, तो एक वहाँ पे एक नहर बनाई गई है, जिस नहर के माध्यम से ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। उस नहर का नाम है पनामा नहर, और पनामा जल संधि के माध्यम से ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से अलग होते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है पूरी तरीके से संपूर्ण उत्तरी अमेरिका लगभग उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं कि वो किस 3 महासागरों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो कि जो पनामा जल संधि थी, पनामा जल संधि के द्वारा इन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग हो रहे थे। तो ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे एक पतला सा यानी एक सकरा सा रास्ता है जो नहर बनाई गई है, और ये है पनामा नहर दोस्तों। इसी पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। अगर मैं आपको इस इमेज में दिखा पा रहा हूँ और आप समझने का प्रयास करो, तो यहाँ पे एक स्थल संधि है दोस्तों। ये यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया है, जल का रास्ता है, जिसके द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। ठीक दोस्तों, और जल संधि, स्थल संधि, स्थल संधि किसे कहते हैं दोस्तों? स्थल का वह एक सकरा भाग है जो 2 बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसे स्थल संधि कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख रहे हो भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि क्या है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो ये दोस्तों कौन सा जल संधि है? ये इसे कहते हैं पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि जो है उसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? तो देखो, तो पूर्व में और पश्चिम में। तो पूर्व में दोस्तों यहाँ पे अटलांटिक महासागर स्थित है, और पश्चिम में हिंद प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज
इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है दोस्तों। बिल्कुल एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों कुछ इस तरीके से फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। बिल्कुल दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी, कुछ इस तरीके से यहाँ से बहती है अमेजन नदी दोस्तों। उसका क्षेत्रफल यहाँ पर है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ पर बहती है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो देखो दोस्तों, क्या है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अभी हम बड़े महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये पूरी तरह से दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण होता है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो ये द्वीपीय महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। देखो दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के बीचों बीच यानी मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है दोस्तों। तो देखो, यहाँ पे बर्फ हमेशा पड़ी रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे ठंड भी हमेशा बहुत अधिक बनी रहती होगी। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थानीय मानव निवास नहीं करते। तो मानव निवास क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे मानव के रहने योग्य नहीं होगा। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है दोस्तों। देखो, यहाँ पे शोध केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन मानव नहीं रहते यहाँ पे। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान हैं। इनके नाम है मैत्री, जो भारत के द्वारा बनाए गए हैं। उसे एक मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री के नाम से 2 शोध केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी अभी तक यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जलमंडल के बारे में। अभी तक हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। अब चलो हम देखते हैं जलमंडल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखो। इमेज में जैसे कि आपको नीले कलर का दिखाया गया है दोस्तों, ये नीले कलर का आप जल की एक सिंबल को देख रहे हो। तो 97.5% जो जल पाया जाता है दोस्तों, वो महासागर में पाया जाता है। और 2.5% जो जल है वो अलवण जल है, यानी कि सिर्फ 2.5% जल ही दोस्तों पीने योग्य है, और 97.5% जल पीने योग्य नहीं है। अब हम आगे देखते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते होंगे, क्योंकि चंद्रमा से या ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से ये नीला दिखता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर दोस्तों 71% जल है तथा 29% भाग स्थल है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, वहाँ पे मोटे तौर पर दिया गया था कि 1/3 यहाँ पर जल है और 30% भाग स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेट जानकारी आपको मिलती है कि यहाँ पे 71% जल है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल एवं भूमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। देखो दोस्तों, जल के जितने भी रूप हैं उस रूपों में सभी रूप यहाँ पे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से कम भाग महासागरों में से 97% से अधिक भाग दोस्तों 97% से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि ये पीने योग्य नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अधिक खारा होने की वजह से इसको पीने में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 97% भाग पाया जा रहा है महासागरों में दोस्तों, और 2.5 भाग जो है अलवणीय जल है।
जो 97% भाग पाया जाता है महासागरों में और मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग, देख रहे हो दोस्तों, जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण जल उसे कहते हैं दोस्तों जो पीने योग्य होता है। तो बहुत कम जल का रूप जो है जो पीने योग्य है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी पे बहुत अधिक मात्रा में पानी है। तो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी, वहाँ रहने के बावजूद भी हम पानी के लिए या पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं दोस्तों। महासागरीय जल जो हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाट तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल को 3 प्रमुख गतियां हैं। तो कितनी गतियां हैं दोस्तों? महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर इन्हें क्रमशः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, महासागर को 5 भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर आता है दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर जो यस आकार का महासागर है। हिंद महासागर दोस्तों जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान देश पर पड़ा है, वो तीसरे नंबर पर आता है। दक्षिणी महासागर दोस्तों आपने देखा नीचे की तरफ दक्षिणी महासागर, उसके बाद सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ये 5 प्रमुख महासागर हैं जो क्रम से हैं छोटे से बड़े आकार में है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो है पृथ्वी के 1/3 भाग में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा महासागर होगा। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित दोस्तों। तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो भी प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि प्रशांत महासागर जो है वो लगभग वृत्ताकार स्थिति में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो देखो कौन कौन से महाद्वीप दोस्तों, कौन कौन से महाद्वीप हैं जो प्रशांत महासागर के आसपास है। उसमें एशिया आता है। एशिया के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। ये जो 4 महाद्वीप हैं ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित हैं। ठीक दोस्तों, चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो प्रशांत महासागर की स्थिति कुछ इस तरीके से। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को देखते हैं दोस्तों। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महासागर में से एक है। यह अंग्रेजी भाषा के यस आकार का है। तो किस आकार का है दोस्तों? एस आकार का। जैसे अंग्रेजी का एस लिखा जाता है उसी तरीके से अटलांटिक महासागर की आकृति है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, तो उसके पश्चिमी तट पर दोस्तों, कहाँ पर? पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, ये 4 महाद्वीप स्थित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। देखो जो अटलांटिक महासागर की तटरेखा है दोस्तों बहुत ही दंतुरित है। अब दंतुरित से बात आती है तो इस इमेज को आप देखो, यहाँ पे दंतुरित तटरेखा यानी कि बहुत कटी छटी दोस्तों, कटी छटी आप देख रहे हो यहाँ पे कटी छटी, जैसे दांत होते हैं इस तरीके से निकला हुआ कटा छटा होता है तो उसे दंतुरित कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है दोस्तों वो बहुत ही अधिक दंतुरित है। यह अनियमित तथा दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। तो यानी दोस्तों जो दंतुरित तटरेखा होती है वो जहाज़ों के लिए और बंदरगाहों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो प्रशांत महासागर है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है दोस्तों। तो ये देखो इसकी आकृति कैसे है, त्रिभुजाकार। तो एक बार फिर से आप रिवीजन करो कि प्रशांत महासागर की स्थिति कैसे है दोस्तों। प्रशांत महासागर की स्थिति लगभग वृत्ताकार बताई गई है दोस्तों, जो लगभग 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी आकृति जो है लगभग वृत्ताकार है। उसके बाद अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है और हिंद महासागर की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये 3 महाद्वीप हिंद महासागर के आसपास स्थित हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर को घेरता है। तो जो दक्षिणी महासागर है दोस्तों, वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेर के रखता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये कहाँ से, यह अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ पर स्थित है, वहाँ से दोस्तों उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। तो ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों उत्तर ध्रुव में भी स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अब यहाँ पे आर्कटिक महासागर की बात हो रही दोस्तों। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। जहाँ से ये प्रशांत महासागर से जुड़ता है उसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह जो बेरिंग जल संधि है यह उत्तरी अमेरिका के तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो जो पतला जल संधि बेरिंग जल संधि है। अब आगे इसी सीरीज में हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल के बारे में आपने पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ पृथ्वी पर 5 प्रकार की वायु की परतें पाई जाती हैं। 5 जो सभी वायु की परतें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी रूप में अपना काम कर रही हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में है। तो एनसीईआरटी की बुक की जो सीरीज चल रही है उसमें जो भी कंटेंट आ रहे हैं, जो भी कंटेंट आते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ वायुमंडल के बारे में, जो वायुमंडल की 5 परतें हैं दोस्तों वीडियो अधिक लंबी हो रही है, इस वजह से मैं वायुमंडल का जो हमारा चैप्टर है इसको नहीं टच करते हैं। इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे और आज मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूँ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वायुमंडल दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।